हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम दक्षिण भारत का पूरा संपूर्ण इतिहास कवर करेंगे और बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। सभी चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। इनसे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि इनसे कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं और सभी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में। जिस वंश के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, कोई प्रमुख राजा है, उसने जो प्रमुख काम किया है, या फिर कोई शैली है इंपॉर्टेंट, तो वो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पल्लव वंश की बात करें तो इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि हरिशरण की रचना है, आपको पता होगा प्रयागराज में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। भाषा का पूछ ली जाती है किस भाषा में है प्रयाग प्रशस्ति। फिर आगे ह्वेनसांग भी भारत आया था, चीनी यात्री, जिसकी रचना है सीयू की। उसके माध्यम से भी पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है पल्लव वंश का और ह्वेनसांग ने किया है। इसके अलावा पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। 575 से 600 ईस्वी का ये टाइम है जब सिंह विष्णु ने जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी। और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कुछ कुछ जहाँ पे धर्म का नाम लिखा है तो वो धर्म इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके होंगे पहले या फिर आने की उनकी संभावना है। तो सिंह विष्णु का धर्म इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। राजधानी इनकी थी कांची। पल्लव वंशों की राजधानी क्या थी? कांची थी। सिंह विष्णु की एक उपाधि है अवनी सिंह। सिंह विष्णु की उपाधि है अवनी सिंह। इसके अलावा इनके दरबार में भारवी रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारवी थे, ये प्रसिद्ध जो लेखक थे भारवी, ये किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संरक्षण में थे ये। और इन्हीं की रचना है कितार्जुनियम। कितार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अलावा सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वाराह मंदिर पूछा जाता है कई बार, किसने निर्माण करवाया था? तो पल्लव शासक लिखा रहता है या फिर सिंह विष्णु ने वाराह मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो प्रमुख शासक है यहाँ पर पल्लव वंश में सिंह विष्णु के बाद, वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। यहाँ पे कुछ जो प्रमुख राजा हैं उनको अरेंज करने को भी आ जाता है कि निम्न में से सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश का महानता में एक अच्छा शासक था महेंद्र वर्मन। 600 से 630। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के क्या क्या प्रमुख काम थे? इसके समय में पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष प्रारंभ हुआ था, मतलब लड़ाई चालू हो गई पल्लव और चालुक्यों की। किसके टाइम पे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम पे। इसके अलावा जो स्थापत्य कला, जैसे मंदिर वगैरह का निर्माण इन्होंने करवाया था, तो उसमें कौन सी शैली का यूज़ किया था? तो महेंद्र शैली का उसमें यूज़ किया गया था। और इस शैली को मंडप शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडप शैली के जो शुरुआत करता थे वो कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। नेक्स्ट बात करेंगे, महेंद्र वर्मन एक तो योद्धा थे ही थे, लेकिन इसके अलावा साहित्यकार भी थे। कई सारे साहित्य इन्होंने रचना भी की थी। इनका जो प्रसिद्ध है हास्य नाटक इन्होंने लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने, जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। तो मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है मत्त विलास प्रहसन में? तो इसमें कापालिक जो भिक्षु होते हैं उन पर व्यंग्य किया है महेंद्र वर्मन ने। और मत्त विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन ने जो कापालिक भिक्षु होते थे उन पर हास्य नाटक है, ये उन पर व्यंग्य कसा गया है। तो मत्त विलास प्रहसन कापालिक भिक्षुओं पर आधारित रचना है। इसके अलावा महेंद्र वर्मन ने संगीत की भी शिक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम था रुद्राचार्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हास्य नाटक मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। कुछ उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। मत्त विलास एक उनकी उपाधि थी। इसके अलावा विचित्र चित्र थी, चित्रकारी थी, चित्रकार पुल्ली, ललिताकुर और गुणभार। यहाँ पे जो गुणभार है ये ज़्यादा पूछी जाती है। गुणभार किसकी उपाधि है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, पहले जो ये महेंद्र वर्मन प्रथम था ये जैन धर्म को मानता था। ये चीज़ याद रखनी है। जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये जैन धर्म को पहले मानता था। लेकिन बाद में संत एक थे शैव संत अप्पार, तो अप्पार के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन धर्म मानता था, बाद में अप्पार के प्रभाव से जो है इन्होंने शैव धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो प्रमुख राजा है पल्लव वंश का वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, और ये सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके ही टाइम पे ह्वेनसांग जो है कांची की यात्रा ह्वेनसांग ने की थी। जो चीनी यात्री था 641 में कांची गया था और काफ़ी तारीफ की थी कि कांची के लोग बहुत उत्साही हैं, बहुत जो है सम्मान चाहने वाले लोग हैं। तो इस तरह की जो बात कही थी ह्वेनसांग ने कांची के लोगों के बारे में।
ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि मामल्ल शैली किससे संबंधित है, नरसिंह वर्मन प्रथम से, और इससे बना हुआ मंदिर कौन सा है, तो रथ मंदिर। इसके अलावा इसी टाइम पे पल्लव वंश के टाइम पे महाबलीपुरम जो था एक तरह का बंदरगाह होता था, ये चीज़ याद रखना है, महाबलीपुरम जो है बंदरगाह था। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो शासक आते हैं वो 2-3 शासक और रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय आता है, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम आता है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट शासक आता है जो पढ़ना है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रथम के बाद द्वितीय आएगा 700 से 728 ईस्वी। और इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट नरसिंह वर्मन प्रथम था उतना ही द्वितीय भी है। ये कला और साहित्य में प्रगति की हुई इसके टाइम पे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 कुमार चरित जो एक रचना है जो कि जिसके लेखक हैं दंडी। तो ये दंडी जो लेखक हैं ये किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब दंडी की जो रचना है ये मैचिंग में काफ़ी पूछी जाती है कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे जो मंदिर बना था, एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, या फिर इसी को राज सिद्धेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं। इसके अलावा कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसका निर्माण कराया था, तो रथ मंदिर जो थे, द्रौपदी रथ मंदिर और बहुत सारे जो पांडवों से संबंधित रथ मंदिर थे, सप्त पैगोडा, उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर और कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के शोर मंदिर का भी निर्माण कराया था। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, और ये जो मंदिर बनवाए थे इसमें किस शैली का यूज़ किया गया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था मामल्ल शैली का यूज़, और इसने जो द्वितीय ने किया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिस शैली का यूज़ किया उसका नाम है राजसिंह शैली। नरसिंह शैली या फिर राजसिंह शैली जो है इसका यूज़ किसने किया है, तो इसका यूज़ किया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल भेजा था चीन को। तो किस पल्लव शासक ने अपना दूत मंडल चीन में भेजा था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भेजा था। और इसके अलावा उसने चीनी यात्रियों के लिए एक विहार का निर्माण भी करवाया था नागपट्टनम में। तो चीनी यात्रियों से संबंधित चीन से संबंधित जो व्यवहार थे उसको किसने स्थापित किया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, एक राज सिंह है, शंकर भक्त है, आगम प्रिय। ये किसकी, नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां हैं। अगला जो प्रमुख शासक आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद वो आता है नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय यही लास्ट वाला जो प्रमुख शासक है, इसको पढ़ना है। तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था नंदी वर्मन द्वितीय। इससे पहले पल्लव वंश का कौन सा शासक वैष्णव धर्म मानता था, तो पहला शासक सिंह विष्णु। तो नंदी वर्मन जो है ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, इसके अलावा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा इसी के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है दंती वर्मन। नंदी वर्मन के बाद दंती वर्मन आता है जो अपने आप को विष्णु का अवतारी कहता था। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे पूछ ली जाती है कई बार, कौन सा पल्लव शासक या फिर कौन सा शासक जो है अपने आप को विष्णु अवतार मानता था, तो दंती वर्मन। फिर आता है एक नंदी वर्मन तृतीय। इसकी सभा में एक तमिल कवि रहते थे जिनका नाम है पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार जो है किसके दरबार में रहते थे, तो नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में एक तमिल कवि रहते थे। और इनकी रचना क्या है, तो भारत वेड़वा जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा था पेरुंदेवनार ने, और ये नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में रहते थे। तो यही थोड़ा सा पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि लास्ट अंतिम पल्लव शासक कौन थे, तो अपराजित वर्मन। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन। इसमें पहले के 3 शासक इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो प्रमुख आता है वंश वो है चालुक्य वंश। और चालुक्यों में 3 तरह के चालुक्य होते थे। पहला बादामी के होते थे, फिर कल्याणी के होते थे और वेंगी के होते थे। तो पहले बादामी वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य शाखा ये कही जाती थी चालुक्य वंश की, बादामी। इसके संस्थापक कौन थे, तो जयसिंह प्रथम थे। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब स्किप नहीं किया जा सकता। संस्थापक थे इसके जयसिंह प्रथम। फिर कुछ अन्य प्रमुख शासक कौन थे, तो एक तो पुलिकेशिन प्रथम था। पुलिकेशिन प्रथम चालुक्य वंश से संबंधित है, बादामी जो शाखा थी। और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, वाजपेयी यज्ञ करवाए थे पुलिकेशिन प्रथम ने। फिर जो एक प्रमुख शासक आता है वो है कीर्ति वर्मन प्रथम। पुलिकेशिन प्रथम के बाद कीर्ति वर्मन प्रथम, फिर पुलिकेशिन द्वितीय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चालुक्य वंश में और सबसे ज़्यादा प्रतापी जो कहा जाता है, ये पुलिकेशिन द्वितीय को कहा जाता है।
पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे इसने जो है हर्षवर्धन को हराया था। नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का, जिसका हमें उल्लेख मिलता है कहाँ पर, ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे और उसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बाद में जो है पुलकेशिन द्वितीय, भी हमने पहले देखा था कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बाद में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था बाद में। अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद यहाँ पर जो शासक आता है वो है विक्रमादित्य द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य द्वितीय आता है। पल्लव शासक नंदी वर्मा सेकंड जो था उसको हराया था इसने। पहले पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, लेकिन इसके बाद जो शासक बनता है विक्रमादित्य द्वितीय, इसको नंदी वर्मा सेकंड ने हरा दिया था, जो कि पल्लव वंश से संबंधित था। फिर आता है विनयादित्य, फिर आता है कीर्तिवर्मन जो कि अंतिम शासक है यहाँ पे चालुक्य वंश का। कौन कौन से शासक हुए यहाँ पे शासकों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, इसका क्रम देख लीजिए। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य, विनयादित्य और कीर्तिवर्मन। विक्रमादित्य, विनयादित्य, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने इसको मार दिया था, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो किसको मारकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो कीर्तिवर्मन सेकंड, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है चालुक्य, जो कल्याणी वाले चालुक्य थे, उनकी स्थापना किसने करवाई थी? तो तैलभ द्वितीय ने। ये तैलभ द्वितीय कब आया? तो ये राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हो रहा था उसी टाइम पे तैलभ द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और राजधानी कौन सी बनाई थी? तो मान्यखेत राजधानी बनाई थी चालुक्यों ने, यहाँ पे कल्याणी के चालुक्यों ने। इसके अलावा तैलभ द्वितीय के बारे में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परमार शासक मुंज पर इसने 6 बार आक्रमण किए थे। तैलभ द्वितीय ने परमार के शासक मुंज पर 6 बार आक्रमण किए थे, लेकिन हर बार जो है ये हार गया था। ये कहाँ पे ये लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि, जो कि मेरुतुंग की रचना है, उसमें ये लिखा गया है। जितनी भी यहाँ पे रचनाएं दी जा रही हैं, ये जो यहाँ पे लेखक और रचना है, ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला जो प्रमुख जो और शासक हैं, पहले तो तैलभ द्वितीय, दूसरा यहाँ पर विक्रमादित्य, फिर आता है जयसिंह, फिर सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम से संबंधित यहाँ पे जो मान्यखेत अभी तक राजधानी थी चालुक्यों की, वो कल्याणी हो गई। सोमेश्वर प्रथम ने जो है राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी कर दिया था। तो ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे और उसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बाद में जो है पुलकेशिन द्वितीय, भी हमने पहले देखा था कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बाद में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था बाद में। अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद यहाँ पर जो शासक आता है वो है विक्रमादित्य द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य द्वितीय आता है। पल्लव शासक नंदी वर्मा सेकंड जो था उसको हराया था इसने। पहले पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, लेकिन इसके बाद जो शासक बनता है विक्रमादित्य द्वितीय, इसको नंदी वर्मा सेकंड ने हरा दिया था, जो कि पल्लव वंश से संबंधित था। फिर आता है विनयादित्य, फिर आता है कीर्तिवर्मन, जो कि अंतिम शासक है यहाँ पे चालुक्य वंश का। कौन कौन से शासक हुए यहाँ पे शासकों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, इसका क्रम देख लीजिए। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य, विनयादित्य और कीर्तिवर्मन। विक्रमादित्य, विनयादित्य, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने इसको मार दिया था, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो किसको मारकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो कीर्तिवर्मन सेकंड, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है चालुक्य, जो कल्याणी वाले चालुक्य थे, उनकी स्थापना किसने करवाई थी? तो तैलभ द्वितीय ने। ये तैलभ द्वितीय कब आया? तो ये राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हो रहा था उसी टाइम पे तैलभ द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और राजधानी कौन सी बनाई थी? तो मान्यखेत राजधानी बनाई थी चालुक्यों ने, यहाँ पे कल्याणी के चालुक्यों ने। इसके अलावा तैलभ द्वितीय के बारे में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परमार शासक मुंज पर इसने 6 बार आक्रमण किए थे। तैलभ द्वितीय ने परमार के शासक मुंज पर 6 बार आक्रमण किए थे, लेकिन हर बार जो है ये हार गया था। ये कहाँ पे ये लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि, जो कि मेरुतुंग की रचना है, उसमें ये लिखा गया है। जितनी भी यहाँ पे रचनाएं दी जा रही हैं, ये जो यहाँ पे लेखक और रचना है, ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला जो प्रमुख जो और शासक हैं, पहले तो तैलभ द्वितीय, दूसरा यहाँ पर विक्रमादित्य, फिर आता है जयसिंह, फिर सोमेश्वर प्रथम।
सोमेश्वर प्रथम से संबंधित यहाँ पे जो मान्यखेत अभी तक राजधानी थी चालुक्यों की, वो कल्याणी हो गई। सोमेश्वर प्रथम ने जो है राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी कर दिया था। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम को हराया किसने था, तो राजराज चोल जो थे उन्होंने इनको हराया था, सोमेश्वर प्रथम को। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम ने किसको हराया था, तो सोमेश्वर प्रथम ने धारा नगरी जो भोज से संबंधित थी, राजा भोज को पराजित करने के लिए गए थे सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम को चोल शासक ने पराजित किया, राजराज प्रथम ने। इसके अलावा ये जो सोमेश्वर प्रथम थे इन्होंने धारा नगरी के राजा भोज को पराजित किया था। फिर सबसे प्रतापी राजा जो आता है चालुक्य की कल्याणी का, वो आता है विक्रमादित्य षष्ठ, मतलब 6वें नंबर का जो आता है विक्रमादित्य इसका नाम है। और सबसे प्रतापी कहा जाता है चालुक्यों में सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य षष्ठ था। और इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, प्रमुख जो लेखक थे विल्हड़ और विज्ञानेश्वर। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। विल्हड़ की रचना है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है, तो विल्हड़ की रचना है। और मिताक्षरा किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे सोमेश्वर तृतीय आता है, उसके बाद तैलप तृतीय आता है। जो प्रमुख चीज़ें थी वो यहाँ पे देख ली गई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये दोनों जो लेखक हैं विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार से संबंधित है। इसके अलावा किसने स्थापना की थी, जो कल्याणी के चालुक्य वंश था उसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर आते हैं चालुक्य वेंगी के चालुक्य। इसको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, बस इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें इससे नहीं पूछी जाती। संस्थापक विष्णुवर्धन। अगला यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश आता है। 3 तरह के चालुक्य हो गए, एक तो हो गया जो बादामी के चालुक्य होते थे, फिर हो गया कल्याणी का, फिर वेंगी का। अगला जो हम वंश पढ़ेंगे वो है राष्ट्रकूट वंश। सभी वंश को अलग अलग देख लेना है और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब यहीं पे लिखी हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग। इसने जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था उसको पराजित करके यहाँ पे स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके, जो भी हमने देखा था यहाँ पे जो कीर्तिवर्मन द्वितीय अभी हमें मिला था, ये जो बादामी का चालुक्य था, इसको हराकर, इसको मारकर दंतीदुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इसके अलावा यहाँ पे पाल प्रतिहार के समकालीन था ये राष्ट्रकूट वंश। ये चीज़ पूछ ली जाती है, पाल प्रतिहार के समकालीन कौन सा यहाँ पे वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश था। और इसी के टाइम पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, वो राष्ट्रकूट वंश उसमें सम्मिलित था, पाल वंश और प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट जो थे ये पहले बादामी के चालुक्यों के संबंधित थे, जो उन्हीं को पराजित करके उसके बाद ये राजा बन गए थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। तो दंतीदुर्ग जो है या राष्ट्रकूट वंश के लोग जो पहले थे वो बादामी के चालुक्यों के संबंधित थे। राजधानी क्या थी इनकी, तो राजधानी थी मान्यखेत। दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान का यज्ञ होता है उसको करवाया था। तो दंतीदुर्ग का यज्ञ पूछा जाता है काफ़ी, किसने करवाया था, ये हिरण्यगर्भ दान यज्ञ जो है दंतीदुर्ग ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक। इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। अब प्रमुख जो शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो पहला जो प्रमुख शासक है वो है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बाद आता है ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, फिर आता है कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, उसके बाद कर्क, लास्ट वाला कर्क शासक। फिर से देख लीजिए इसको, पहले आता है कृष्ण प्रथम, फिर आता है ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघवर्ष आता है, फिर कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, उसके बाद कृष्ण तृतीय, फिर कर्क तृतीय। 1-2 बार आप देखेंगे और कोई अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं तो बना लीजिए। कृष्ण जी के बाद ध्रुव तारा आता है, फिर गोविंद तृतीय आ जाते हैं, पहले के बाद बीच में स्किप हो जाता है क्योंकि इसको द्वितीय मान लीजिए। फिर तृतीय आ जाता है गोविंद तृतीय, फिर अमोघ वर्ष, अमोघ की वर्षा होने लगती है, फिर आता है कृष्ण द्वितीय, जो पहला कृष्ण प्रथम था अब कृष्ण द्वितीय आया, फिर इंद्र तृतीय आता है, फिर कृष्ण तृतीय आता है यहाँ पे, उसके बाद फिर कर्क द्वितीय आता है। यहाँ पे कृष्ण तीनों आएंगे लेकिन जो इंद्र है वो तृतीय और गोविंद सिर्फ तृतीय आते हैं। ये चीज़ मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अब कृष्ण प्रथम के बारे में देखिए कुछ चीज़ें, जैसे इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में किस किस धर्म की गुफाएं हैं? तो जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की और हिंदू धर्म की हैं। अब ध्रुव की बात करें, अगला जो शासक है, इसने जो है अपने सिक्कों पे और बहुत जगह अपना जो प्रतीक चिन्ह रखा था वो था गंगा और यमुना। गंगा यमुना को प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। और इसके टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों का संघर्ष था वो ध्रुव के टाइम पे चालू हुआ था। और इस टाइम पे प्रतिहार जो शासक थे वत्सराज थे, पाल जो शासक थे वो थे धर्मपाल।
अब आता है गोविंद तृतीय। इसके टाइम पे भी त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा इसने हराया किसको था गोविंद तृतीय ने, तो पल्लव को हराया था, पांड्य को, प्रतिहार को। इसके अलावा वत्सराज को जो प्रतिहार से संबंधित था। इसके बाद पाल वंश से संबंधित चक्रा युद्ध को हराया था, गंग वंश को पराजित किया था, केरल को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय जो है काफ़ी ताकतवर था, काफ़ी शक्तिशाली शासक था राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय। अगला जो आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो थे ये काफ़ी साहित्यिक व्यक्ति थे। इनके दरबार में बहुत लेखक वगैरह रहते थे, तो इन्होंने एक रचना खुद से भी की थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने की थी। कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी और ये कन्नड़ महाकाव्य है। कन्नड़ महाकाव्य कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। इसके अलावा ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाकी धर्मों को भी अच्छे से मानते थे। महालक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे, महालक्ष्मी के भक्त थे, इसीलिए इन्होंने अपनी एक उंगली काट के भी लक्ष्मी जी को चढ़ा दी थी। इसके अलावा आदि पुराण के लेखक जिनसेन इनके दरबार में रहते थे। जिनसेन आदि पुराण के लेखक किसके दरबार में रहते थे, अमोघ वर्ष के। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और स्वयंभू, ये दोनों लोग जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो महावीराचार्य। फिर आदि पुराण के लेखक कौन है, जिनसेन। कवि राजमार्ग के लेखक कौन है, अमोघ वर्ष। तो ये रचनाएं याद रखनी है। फिर कृष्ण द्वितीय आता है, अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और इसी के टाइम पे हमारे भारत में जो यात्री आया था अल-मसूदी, इंद्र तृतीय के टाइम पे अल-मसूदी भारत आया था। ये सभी विदेशी यात्री जो आए थे, हमने पहले भी पढ़ रखा है विदेशी यात्री, ये ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय आता था और इसके दरबार में पौन्न कवि रहते थे। पौन्न कवि जो है कन्नड़ भाषा के कवि हैं पौन्न कवि, जो कि कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे राष्ट्रकूट वंश के आश्रय में। ये जो कृष्ण तृतीय था, इसने चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। किस युद्ध में, तो तक्कोलम के युद्ध में। एक तक्कोलम का युद्ध हुआ था कृष्ण तृतीय यानी राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बीच में हुआ था, जिसमें परांतक प्रथम को पराजित किया था किसने, कृष्ण तृतीय ने। फिर लास्ट कौन सा शासक था यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का, तो कर्क द्वितीय था। कर्क द्वितीय को तैलप तृतीय ने हराकर चालुक्यों की तैलप द्वितीय ने हराया था और उसके बाद चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी। आगे यहाँ पे बात करेंगे पाल वंश की। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे ये लोग ज़्यादा, तो गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था। इसके अलावा इसने ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार में किसने करवाया था, तो पाल शासक गोपाल ने। राजधानी क्या थी इन लोगों की पाल वंश की, तो मुंगेर थी, राजधानी मुंगेर। प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, तो धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल। यहाँ पे धर्मपाल जो है पाल वंश का, इसने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे काम किए थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर देवपाल आता है जिसने बौद्ध मठ, ओदंतपुरी मठ की स्थापना करवाई और बहुत सारे मठ बनवाए थे देवपाल ने। नारायणपाल आता है, फिर महिपाल, फिर नयपाल। ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, अब गोपाल वाला याद रखिएगा। ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय का निर्माण, राजधानी इन लोग की मुंगेर थी, मानने वाले थे बौद्ध धर्म को। धर्मपाल ने बहुत सारे विहार का निर्माण करवाया था। इसके अलावा ये जो धर्मपाल है, इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे सेन वंश की। संस्थापक कौन है, सामंत सेन। राजधानी है नदिया या फिर लखनौती। लखनौती राजधानी सेन वंश की है। संस्थापक कौन है, सामंत सेन। प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, तो विजय सेन जो कि शैव धर्म को मानता था। और ऐसा लिखा किसने, इसका एक अभिलेख है देवपाड़ा का अभिलेख। देवपाड़ा का अभिलेख जो है ये विजय सेन का अभिलेख है। सेन वंश के सेन वंश की प्रमुख शासक, संस्थापक तो सामंत सेन है। फिर आता है बल्लाल सेन। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बल्लाल सेन की, ये विद्वान था एक, तो इसने रचनाएं की हैं बल्लाल चरित, दान सागर और अद्भुत सागर, ये पूछी जाती है। तो सेन वंश के शासक बल्लाल सेन की रचनाएं बल्लाल चरित, दान सागर और अद्भुत सागर। फिर आता है लक्ष्मण सेन। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी, उसने इसको पराजित कर दिया था लक्ष्मण सेन को। वैष्णव धर्म को ये मानने वाले था और इसके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे लेखक। तो जयदेव रहते थे गीत गोविंद के लेखक, धीर रहते थे पवनदूत के लेखक, हलायुध रहते थे ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक। तो ये तीनों लेखकों, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। जयदेव की है गीत गोविंद, धीर की है पवनदूत, हलायुध की है ब्राह्मण सर्वस्व। ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बाद में इसको बख्तियार खिलजी ने हरा दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। मालवा से संबंधित, मालवा वाले एरिया से। संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम। संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। सबसे प्रतापी राजा कौन था गुर्जर प्रतिहार का, तो मिहिर भोज जो कि कन्नौज से संबंधित है।
राजधानी इन लोगों ने कन्नौज बनाई थी। इसके अलावा महेंद्रपाल आता है। महेंद्रपाल के दरबार में, गुर्जर प्रतिहार का शासक है महेंद्रपाल, इसके दरबार में राजशेखर रहते थे। प्रसिद्ध जो लेखक राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये पूछा जा चुका है पहले। अंतिम शासक कौन है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का? तो यशपाल, अंतिम शासक यशपाल। फिर आता है परमार वंश, संस्थापक हैं उपेंद्र राज। कुछ ऐसे वंश होते हैं जिनके केवल संस्थापक के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी है उज्जैन। सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक हैं वो भोज है, राजा भोज सबसे शक्तिशाली, परमार वंश से संबंधित। फिर आता है यहाँ पर चंदेल वंश, जो कि बुंदेलखंड वाले एरिया से संबंधित है। और बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? जेजाग भुक्ती। बुंदेलखंड का पुराना नाम है जेजाग भुक्ती। संस्थापक कौन है चंदेल वंश के, या चाहमान वंश भी इसी को कहा जाता है? तो संस्थापक है नन्नुक। राजधानी क्या थी इनकी? तो खजुराहो। और सबसे प्रतापी शासक इसमें कौन था चंदेल वंश में? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन जो थे सबसे प्रतापी शासक थे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी यशोवर्मन ने करवाया था, काफ़ी मंदिरों का। विष्णु मंदिर का निर्माण जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। अंतिम शासक चंदेल वंश के परमर्दिदेव। अंतिम शासक कौन है? परमर्दिदेव। और संस्थापक कौन थे? नन्नुक। यहाँ पे दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, संस्थापक वाला देख लीजिएगा, नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक। फिर आता है चौहान वंश, संस्थापक हैं उपेंद्र राज, राजधानी है अहिछत्र। अंतिम शासक हैं इसके पृथ्वीराज तृतीय, जिनके टाइम पे तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 में। एक में हारे थे, एक में जीते थे पहले, उसके बाद फिर हार गए थे, मोहम्मद गोरी से जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे सोलंकी वंश, संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम, शैव धर्म को मानने वाले थे मूलराज प्रथम। फिर जो प्रमुख शासक आता है भीम प्रथम, सोलंकी वंश से संबंधित। इसी के टाइम पे महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे बहुत बार, और सबसे जो मतलब सबसे प्रभावशाली वाला जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर में, जिसमें बहुत लूट हुई थी, 25वां आक्रमण था वो। फिर आगे बात करेंगे भीम प्रथम ने मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, गुजरात का मोढेरा में सूर्य मंदिर। फिर इसके अलावा इसके जो सेनापति थे विमल शाह ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के सेनापति विमल शाह ने। आगे बात करेंगे, ये दिलवाड़ा जैन से संबंधित जैनी मंदिर है। फिर आते हैं जयसिंह सिद्धराज, इनके दरबार में हेमचंद्र रहते थे। जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जयसिंह सिद्धराज के, सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। फिर आता है भीम द्वितीय, काफ़ी ये बहुत प्रतापी शासक था भीम द्वितीय। इसी ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? कि सोलंकी शासक ने, तो भीम द्वितीय ने हराया था। आगे बात करेंगे कलचुरी वंश की, संस्थापक हैं कोक्कल। मेन जो यहाँ पे कलचुरी वंश के राजा हैं वो है गांगेय देव, और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये पूछा जाता है कि किस कलचुरी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो गांगेय देव ने। संस्थापक कलचुरी वंश के कोक्कल। फिर आता है सिसोदिया वंश, यहाँ पे राजधानी क्या थी इनकी? तो मेवाड़ इनकी राजधानी थी। प्रमुख यहाँ पे जो शासक हैं वो है राणा कुंभा, प्रमुख शासक राणा कुंभा, और इन्होंने विजय स्तंभ लगवाया था। विजय स्तंभ किसने लगवाया था? तो सिसोदिया शासक राणा कुंभा ने। इसके अलावा खतौली का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1518 में। राणा सांगा ने इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। तो खतौली का युद्ध पूछा जाता है, और कई बार जो है जब कई युद्ध लिखे रहते हैं तो उनको अरेंज करने को आता है, तो खतौली युद्ध उसमें लिखा रहता है। तो 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाद में जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर से, तभी हार गए थे राणा सांगा, जो 1527 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यादव वंश, इसकी स्थापना कराई थी बिल्लव पंचम ने। राजधानी थी देवगिरी। अंतिम राजा यहाँ पे थे रामचंद्र, और जिसको हराया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति था मलिक काफूर ने हराया था राजा रामचंद्र को, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं यादव वंश से। रामचंद्र, इनको हराया था मलिक काफूर ने। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इससे कुछ संधि भी की थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से फिर से हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर होयसल वंश की। स्थापना करवाई थी विष्णुवर्धन ने। अंतिम राजा यहाँ पे थे वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने कराई थी, और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी होयसल वंश की, जो कि हलेबीड है, द्वार समुद्र में हलेबीड। नेक्स्ट कदम वंश की स्थापना किसने कराई थी? तो मयूर शर्मन ने। राजधानी है वनवासी। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कदम वंश में, राजधानी यहाँ पे वनवासी है, और स्थापना किसने कराई थी? मयूर शर्मन ने। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। फिर आता है काकतीय वंश, जिसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी थी अमरकोंड। प्रमुख राजा जो थे यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख राजा। तो काकतीय वंश के प्रमुख राजा थे गणपति, या फिर पूछा जाता है गणपति राजा किससे संबंधित हैं? तो काकतीय वंश के।
फिर काकतीय वंश के अंतिम राजा कौन थे? प्रताप रुद्र। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। संस्थापक और यहाँ पे राजधानियों के नाम या कोई जो भी प्रमुख चीज़ यहाँ पे लिखी है उतनी सभी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह और एक्सप्लेन्ड आंसर की सब आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।